नमस्कार। पंचायत टाइम्स की इस लाइव पंचायत में आप सभी का स्वागत है। हमारा काफिला जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के कवरेज के लिए दिल्ली से चला था, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर होता हुआ इस समय मंडी जिले में है। मंडी में हम 2 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन 2 दिन से मंडी जिले में भटक रहे हैं। उसका कारण मैंने पहले भी आपको बताया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों में मंडी जिला 10 विधानसभा सदस्यों को भेजता है, यानी कि कांगड़ा जिला जिसमें कि 15 विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पर मंडी जिला आता है। इतने बड़े जिले को कवर करने में हमको भी मशक्कत लग रही है। कल और परसों के समय में हम लोगों ने धर्मपुर, सरकाघाट और जोगिंद्रनगर के इलाके से आपको राजनीतिक हलचलों की जानकारी दी, और इस समय हम लोग यहाँ की सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। सुंदरनगर की अगर कुछ बेसिक जानकारी आपको बताऊं तो सुंदरनगर क्षेत्र 2 बड़े दिग्गजों का क्षेत्र रहा है। स्वर्गीय शेर सिंह राणा जो कि कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, और ठाकुर रूप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से 6 बार विधायक चुने गए। मौजूदा दौर में दोनों ही प्लेयर्स राजनीति से लगभग आउट हो चुके हैं। शेर सिंह राणा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका निधन हो चुका है, और ठाकुर शेर सिंह जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका निधन हो चुका है, और रूप सिंह जी इस बार टिकट पाने में असफल रहे। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सोहनलाल यहाँ से जीते, उसके पीछे इस पूरे के पूरे गणित का भी एक रोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रूप सिंह जी यहाँ से विधायक थे, मंत्री भी रहे, लेकिन धूमल कैंप के करीबी माने जाते थे। जो मुख्यमंत्री की लड़ाई, मुख्यमंत्री पद की इनडायरेक्ट लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में मची, जिसमें कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, उसकी आंच इस जिले में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आई। 2012 के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने में ठाकुर रूप सिंह असफल रहे। उनकी जगह पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जिलाध्यक्ष राकेश जामवाल जी को उतारा, जो कि जेपी नड्डा के करीबी बताए जाते हैं। राकेश जामवाल जी टिकट तो पा गए, लेकिन रूप सिंह जी को बनाने में असफल रहे, और रूप सिंह जी बागी होकर चुनावी मैदान में उतर गए। चुनावी परिणाम में उनके खिलाफ कांग्रेस से पूर्व विधायक को उतारा गया, और इस लड़ाई में सोहनलाल ठाकुर 24,250 से थोड़े से ज्यादा मत पाकर विजयी रहे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के बागी 6 बार के विधायक ठाकुर रूप सिंह थे, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार तीसरे स्थान पर खिसक गए 12,000 से थोड़े से ज्यादा मतों को पाकर। इस बार के चुनाव में पुराने प्रतिद्वंदी फिर आमने सामने हैं। सोहनलाल जी यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद में सीपीएस भी बने। दोबारा से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, विधायक का उम्मीदवार उनको बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी से दोबारा राकेश जामवाल जी को उतारा गया है। इस बार उन्होंने रूप सिंह जी को बागी होने से रोकने में सफलता पाई है, लेकिन ये लड़ाई अंदर खाने चल रही है या बाहर भी चल रही है। उनको बिठाने के बाद में ये जो पार्टी का भितरघात था वो रुक जाएगा या नहीं रुकेगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ में सीपीएस, मौजूदा विधायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर सोहनलाल जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी चुनावी संभावनाओं को लेकर, इनकी रणनीति, उपलब्धियों को लेकर, और आने वाले दिनों में चुनाव जीतने के बाद, अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद इनकी प्राथमिकताओं को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल तो वही जो किसी भी आदमी के दिमाग में उतरेगा कि पिछले चुनाव में आप लगभग 7,000 से कुछ ज्यादा मतों के साथ 9,000 मतों के साथ विजयी हुए। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का वोट 2 जगह पे, एक तरफ तो रूप सिंह जी थे और दूसरी तरफ राकेश जामवाल जी थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस लिहाज से मैनेजमेंट बेहतर किया है कि रूप सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बागी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके प्रोस्पेक्ट्स थोड़े प्रभावित होंगे इससे? मेरा ऐसा मानना नहीं है कि पिछली बार भी जब हमें इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, उस वक्त जो हमें यहाँ से जनादेश मिला था, वो भाजपा का जो यहाँ का कार्यकाल रहा था वो बहुत पुअर था, विकास कार्य नहीं हुए थे। उसकी वजह से हमें यहाँ भारी समर्थन मिला था। हमारा मार्जिन भी प्रदेश के और जिले में तो पहले नंबर पे था, और प्रदेश में भी कई जगह ऐसे हालात रहे, और उसी बात को लेकर हम इस वक्त पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि जो उम्मीदें लोगों को हमारे से थी, क्योंकि पिछली सरकार ने यहाँ विकास नहीं किया था। जब हमें मौका मिला तो हमने इस क्षेत्र का जो अभी तक विकास नहीं हो पाया था
वो विकास करके। तो अगर इसी बारे में मैं पूछूं कि आप 5 वर्ष विधायक रहे, सीपीएस भी रहे, राज्य मंत्री का दर्जा, ये पोस्ट चूंकि कहीं और जगह नहीं है तो इसलिए हम लोगों को बताना पड़ता है बार बार, राज्य मंत्री का दर्जा आपके पास में था, तो बतौर राज्य मंत्री आपने इस क्षेत्र के विकास में क्या समझा? देखिए, मुख्य रूप से तो हमने एक विधायक के रूप में काम किया अपने क्षेत्र में, और जो राज्य मंत्री की आप सीपीएस की बात कर रहे हैं वो हमारे पास पंचायती राज विभाग था, जिसके तहत हमने प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पंचायती राज गतिविधियों को बढ़ाया, पंचायती राज के माध्यम से जो कार्य होने थे वो किए। लेकिन अपने क्षेत्र में, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां होती हैं और लोगों की विकास से बहुत उम्मीदें होती हैं, वो हमने पूरे किए हैं। लोगों से जो उम्मीदें थी, लोगों की जो वादे लोगों से हमने किए थे, हमने लोगों को कहा था कि हमारी प्राथमिकता रहेगी उनके गांव को सड़कों से जोड़ना। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस कार्यकाल में अपनी ऐसी 5 पंचायतों को जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़ पाई, आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं जुड़ पाई थी, उन पंचायतों को हमने सड़क से जोड़ा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और उस क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ा हमने काम किया है। अच्छा, अब अगर कुछ समस्याओं की मैं बात करूं तो एक हम लोग लोगों से बात किए थे, तो यहाँ मातृ शिशु अस्पताल एक जिसका उद्घाटन हुआ है, कामकाज, लेकिन काफ़ी देर आपको नहीं लगती उसके उद्घाटन को? चुनाव से पहले उसका उद्घाटन हुआ। इसकी अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि जाएं, ये मातृ शिशु अस्पताल जो है, इसकी मंजूरी पूर्व में केंद्र में जब हमारी यूपीए सरकार 2 थी उस दौरान हुई, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त थे गुलाम नबी आज़ाद, जब उन्होंने प्रदेश के लिए 3 मेडिकल कॉलेज दिए थे, उसी वक्त हमें सुंदरनगर के लिए ये सौगात उनके माध्यम से हमें मिली। और जैसे ही ये हमें इसकी मंजूरी आई, उसके बाद जो प्रक्रिया थी वो हमने शुरू करी। बिल्डिंग कहाँ बननी है, बजट कितना है, और जहाँ स्थान चिन्हित हुआ उसमें कुछ पुरानी बिल्डिंगें थी, उनको हटाने की परमिशन वगैरह ली गई। इस कार्य में कुछ समय लगा, जो कि एक नितांत जरूरी प्रक्रिया थी। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट था उन्होंने रोक दिया, और हमें दुख है इस बात। कह रहे हैं कि एनडीए सरकार जब आई तो उसने इसकी प्रगति, इस काम की बिल्कुल रोक दी, और एक मंजूर हुआ प्रोजेक्ट जिसका कि हमने बार बार चिट्ठियां लिखी और अनुरोध किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, इसके बारे में कहा कि हमारा पूरी तरह डीपीआर तैयार है, बिल्डिंगों के नक्शे बन गए हैं, मंजूरी हो गई है, तो आप इसका कृपया करके आके शिलान्यास कीजिए। बल्कि हमने अपने जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है डिले हो रहा है, आइदर यू कम योरसेल्फ और अलाउ अस टू स्टार्ट दिस। तो सोहन लाल जी सीधा आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि उसके चलते ये प्रोजेक्ट में देरी हुई। एक और समस्या सर जो हम लोग सुने थे, इधर से एक ट्रांसमिशन लाइन गुजरी है, और उस ट्रांसमिशन लाइन के गुजरने के, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के गुजरने के क्रम में कई लोग कह रहे थे कि पेड़ जो है जबरदस्ती काटे गए या घरों के ऊपर से तार बिना अनुमति के निकाल दिए गए, वो सब को लेकर भी कुछ लोग नाराज थे। देखिए, ये तो एक नेशनल बिल्डिंग का कार्यक्रम है, और जब नेशनल हाईवेज बनते हैं और इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन चलती हैं तो उसके सर्वे जो होते हैं वो एक सेंट्रलाइज जगह से होता है, और लाइन लोगों की सुविधा अनुसार टेढ़ी मेढ़ी करके तो नहीं जा सकती। हाँ, ये है कि लोगों को उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लोग जो अगर विस्थापित होते हैं तो उनको रीइंस्टेट किया जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स में मैं समझता हूँ किसी भी तरह की बाधा पहुँचे, ये हमारे नागरिकों का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक अब मैं आपसे और बात पूछना चाहूँगा। आपके खिलाफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार के सिलसिले में, तो आपको नहीं लगता कि मंडी जिले में और आपकी सीट पर भी उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है, और हमारे विपक्ष में जो लोग हमारे खिलाफ इलेक्शन में हैं वो तो समझेंगे कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि यहाँ से ज़्यादा लोगों की सहमति ली जाए। उसके लिए उन्होंने मोदी जी का यहाँ कार्यक्रम रखा है,
लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसलिए है कि हम अपनी जीत से आश्वस्त हैं, हमारी जीत से हमारा विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए मोदी जी की रैली कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम मोदी जी के यहाँ आने के बावजूद भी चुनाव जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि पिछले 3 सालों में जो मोदी जी का एक मोदी लहर, हर हर मोदी, हर घर मोदी, वो अब पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। और उसका कारण आपको क्या लगता है? ये जो लहर थी 2014 में 4 की 4 सीटें आपके राज्य की चली गई बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, उसका और आप अभी कह रहे हैं कि वो लहर जो है नीचे चली गई, तो उसका कारण क्या लगता है? कारण स्पष्ट है, मोदी जी के जुमले जो यथार्थ से बहुत दूर रहे हैं। जो मोदी जी ने देश की जनता से वादे किए थे, वो वादे आज कहीं भी पूरे नहीं हुए। महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाकर एक एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख देंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था। आज मोदी सरकार 3 साल के अपने कार्यकाल में बताए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। आपने जुमले की बात की, जुमले से मुझे याद आया, चूंकि राजनीति में जुमले और नारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान एकदम हावी थी इस सब मामले में, नारों को लेकर। इधर बीच में लेकिन कांग्रेस पार्टी में बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रही है। आपके मुख्यमंत्री मुर्दा टैक्स की बात की है, एक जीएसटी का एक नया फुल फॉर्म आप लोग निकाले। ये नई क्रिएटिविटी की लहर कहाँ से आई? ये क्रिएटिविटी की तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन जो जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ है, जिस तरह का उसका असर है, उसको बड़े सुंदर लफ्जों में उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन गई सरकार तुम्हारी है जीएसटी, तो आपको लग रहा है इससे सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की संभावना जा रही है? ये तो लोग ही बताएंगे, और लोग इस बारे में मन भी बना चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टैक्स लोगों को इस माध्यम से देना पड़ रहा है। हमारे व्यापारी वर्ग परेशान है कि इस नई टैक्स प्रणाली को कैसे लागू किया जाए, क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं, जो इसको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसीज हैं, उन्हें खुद पता नहीं है कि कैसे करें। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ दिस नई टैक्स सिस्टम जो है, ये हमारे व्यापारी लोग इसका परेशानी भुगत रहे हैं। और जहां पहले कभी सोच बनी थी जीएसटी को लेकर कि 1 टैक्स 1 नेशन, अब वो 1 टैक्स का स्लैब कहाँ है? देयर आर 4 टैक्स स्लैब्स इन दिस सिस्टम, एंड जो मेजर रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज हैं, पेट्रोलियम, उसको जानबूझकर इससे बाहर रखा गया है। तो आपके यहाँ तो काफी व्यापार वगैरह, उद्योग वगैरह, छोटे उद्योग व्यापार का ये सब कामकाज रहता है, आपको लग रहा है कि आप लोगों को इसका फायदा होगा? फायदा होगा जीएसटी का। अब आखिरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, तो हिमाचल प्रदेश में 90 से कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई। हर 5 साल में यहाँ की जनता रोटी को पलट के सेक देती है। उसका मानना है कि रोटी को अगर नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार रिपीट कर सकती है? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये जो अदला बदली की सरकारों का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में होता रहा, ये अब की बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो विकास प्रदेश में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं। किसी भी राज्य की सरकार ने अपने एक कार्यकाल में 50 डिग्री कॉलेज कहीं खोले नहीं हुए। 1350 स्कूल हमने अपग्रेड किए हैं। 168 के करीब नई स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान की हैं, स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। 29 सब तहसील्स, 14 तहसील्स, 9 सब डिविजनल ऑफिसेज, इस तरह के हर विकास क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। एंड मोर देन 80,000 अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार दिया है। ये हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, दिस इज अनपैरेलल, एंड हम समझते हैं कि इसके बिना, इसी वजह से हम पुनः प्रदेश में अपनी सत्ता की वापसी करेंगे। पंचायत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कांग्रेस के विधायक और सीपीएस सोहनलाल ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश 2017 चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के देखने के लिए यदि आप पंचायत टाइम्स का फेसबुक पेज पीटी हिमाचल लाइक कर देंगे तो नोटिफिकेशन स्वतः आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। नमस्कार। ठीक, थैंक यू।